हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज के वीडियो में हम आज की क्लास में हम क्लास 6 एनसीईआरटी फुल बुक की समरी करने वाले हैं। ऑल चैप्टर्स की समरी करने वाले हैं। क्लास 6 में 12 चैप्टर हैं टोटल और हम सबकी समरी एक साथ देखेंगे। दो वीडियो में देखेंगे, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे क्लास 6 या एनसीईआरटी आती हो साइंस की, तो आप एज अ रिवीजन इस क्लास को देख सकते हैं और यह आपके लिए बहुत बेनिफिट पहुँचाएंगी, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी जो फुल बुक है उसकी समरी करेंगे। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट में कोई समरी नहीं है। चैप्टर सेकंड है सजीव जगत में विविधता। चैप्टर सेकंड है हमारा सजीव जगत में विविधता। चैप्टर थर्ड होगा उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। चैप्टर 4 होगा चुंबकों को जाने। और हमारा चैप्टर 5 होगा लंबाई एवं गति का मापन। और चैप्टर 6 होगा हमारे आसपास की सामग्री। चैप्टर 7 होगा ताप एवं उसका मापन। तो चैप्टर 7 तक हम पार्ट 1 में देखेंगे और चैप्टर 8 से लेकर के हम चैप्टर 12 तक जो बुक की समरी होगी वो पार्ट 2 में देखेंगे। तो आगे के जो भी हमारे चैप्टर्स होंगे उनको हम पार्ट 2 में देखेंगे। यहाँ से जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ और सजीव विशेषताओं का अन्वेषण, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 हमारा होगा प्रकृति की अमूल्य संपदा। चैप्टर नंबर 12 होगा पृथ्वी से परे। और फिर उसके बाद में हमारी ये दोनों पार्ट कंप्लीट होने के साथ क्लास 6 पूरी जो फुल बुक होगी, मैंने चैप्टर वाइज की क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। उसके बाद में हम समरी करेंगे तो क्लास 6 हमारी जो बुक होगी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और उसके साथ साथ लास्ट में ये रिवीजन वाली जो 2 क्लासेस होंगी ये भी हो जाएंगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की बुक। क्लास 7 की बुक स्टार्ट करेंगे, उसे भी हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके हम चैप्टर वाइज उसको एक एक चैप्टर को देखेंगे। फिर लास्ट में हम उसकी फुल समरी करेंगे जिससे हमारा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के टाइम हमारे पास जो रिवीजन के लिए क्लासेस होती हैं वो यही क्लासेस होती हैं जिसमें आपको पूरी बुक कवर करके दी जाएगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें और सारे टॉपिक का एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2 से। हम विविध प्रकार के पौधों और सजीव जंतुओं से घिरे हुए हैं। पौधों और जंतुओं की ऐसी विविधता जैव विविधता का एक भाग है। तो पहला ही चैप्टर था जिसमें जैव विविधता के बारे में बताया गया था। तो जो विविध प्रकार के पौधे होते हैं और जीव जंतुएं होते हैं, इनसे जो कि हमारा पूरा पर्यावरण है और हम पौधों और जंतुओं से घिरे हुए हैं। और पौधे और जंतु क्या हैं? जो पौधे और जंतुओं की जो विविधता है वो जैव विविधता का एक भाग है। पौधों और जंतुओं के समूह उनके बीच समानता और भिन्नता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। जो पौधे और जंतु हैं उनके जो समूह हैं अलग अलग हम उनको विभाजित करते हैं उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर। जैसे पौधों में जड़, तना, फूल, पत्तियां इत्यादि से संबंधित विशेषताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, इनकी समानताएं और भिन्नताएं के द्वारा इनको अलग अलग करते हैं कि ये पौधा इस कैटेगरी में, ये पौधा इस कैटेगरी में। तो इस तरीके से हम इनमें विविधता करते हैं या फिर इनमें भेद करते हैं। आगे देखते हैं। पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। तो हम पौधे और जंतुओं के जो ग्रुप्स बनाते हैं इनमें क्या होता है, इनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर हम इनको बांटते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। और इनकी ये जो ग्रुप में व्यवस्थित करने की विधि होती है इसको हम समूहन कहते हैं। समूहन पौधों के उनकी ऊंचाई, तने के प्रकार और शाखाओं के पैटर्न के आधार पर हम शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में समूह बनाते हैं। हमने पौधों की जो ऊंचाई है और जो उनके तनों के प्रकार हैं और जो शाखाओं के पैटर्न हैं उनके आधार पर हमने
किन भागों में डिवाइड किया है, एक तो शाक, दूसरा झाड़ी और तीसरा वृक्ष के रूप में हमने इनके समूह बनाए हैं। पौधों के उनके बीज में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर भी हमने समूह बनाए हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज एक बीजपत्री होते हैं और हमने इनके भी अलग अलग समूह बनाए हैं। तो इस तरीके से हमने पौधों को अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित किया है। आगे देखते हैं। अब एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है। एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास प्रदर्शित करते हैं और उनमें जो झकड़ा जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। और जो द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में मुख्यतः जालिका रूपी शिरा विन्यास प्रदर्शित होता है और उसमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। तो आपने देखा कि जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें पत्तियों का शिरा विन्यास समांतर होता है और झकड़ा रेशेदार जड़ें होती हैं, और जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है और मूसला जड़ें होती है। मूसला मतलब एक मोटी सी जड़ जाती है। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। गति के आधार पर हमने क्या किया, जंतुओं के समूह बना लिए। और आगे देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। जो विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता है वो अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण क्या है, एक दूसरे से भिन्न होती है। जैसे पौधे और जंतुओं की किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए जो सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषताएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं। जैसे रेगिस्तान का हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, जो गर्म मरुस्थल होते हैं वहाँ का ऊँट और जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वहाँ का ऊँट, दोनों में काफ़ी डिफरेंट था और दोनों ही अपने अपने जो स्थान है उसके अकॉर्डिंग अनुकूलन करते हैं। आगे देखते हैं। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे हम आवास कहते हैं। आवास क्या होता है, आवास के आधार पर भी हमने जंतुओं और पौधों के थलीय और जलीय जो समूह हैं उनको बनाए जा सकते हैं। आवास के आधार पर जंतुओं और पौधों के थलीय और जलीय के रूप में भी हमने समूह बनाए हैं। आवास की क्षति से जैव विविधता को हानि होती है क्योंकि पौधे और जंतु अपने निवास, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आवास जो होते हैं उनसे क्या होता है, हमारी जैव विविधता को हानि होती है। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, जैव विविधता की रक्षा करनी होगी, जिससे पौधे और जंतु बचे रह सके और फलते फूलते रहें। तो ये हमारी जो चैप्टर 2 की समरी थी वो हो गई। अब हम 3rd चैप्टर की समरी देखते हैं। संपूर्ण भारत में लोग विविध प्रकार के आहार लेते हैं जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं। किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं आदि के अनुसार खान पान की आदतें क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। समय के साथ पाक पद्धतियाँ भी परिवर्तित हो गईं। खाना पकाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है। ये सारी समरी मैंने हर चैप्टर के साथ चैप्टर में करवाई है। पार्ट 2 में सारी समरी होती है और मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में जाननी है तो आपको सारे चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको और डिटेल में समझ सकते हैं। पहले ही मैं सारी चीज़ें डिटेल में बता चुकी हूँ। ये एज अ रिवीजन है, ज़्यादा लंबी क्लास ना हो इसलिए मैं जल्दी से आपको रिवाइज कराऊंगी। आगे देखते हैं। किसी क्षेत्र में की जाने वाली जो खाद्य फसलों की खेती है, भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वाद, प्राथमिकताओं और संस्कृति और परंपराओं के अनुसार क्या होता है, खान पान की आदतें भिन्न होती हैं और समय के साथ ही पाक पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई। खाना पकाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों में अंतर हो गया। आहार हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और रोगों से बचाते हैं। आगे देखते हैं। हमें आहार में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन,
विटामिन और खनिज हैं। हमारे जो आहार होते हैं उसमें जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज। इसके अतिरिक्त आहारी रेशे, वृक्षांश, जल भी भोजन का एक आवश्यक घटक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा कैसे ऊर्जा के स्रोत हैं? प्राथमिक। जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक तत्व है और विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, हमें संक्रमण से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्वों को प्रदान करता है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में आहारी रेशे और जल उपलब्ध होता है। लंबे समय तक हमारे आहार में एक या अधिक पोषकों की कमी से रोग या विकार हो जाते हैं। जब हमारे आहार में किसी लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी रहेगी तो क्या हो जाएगा? रोग या विकार हो जाएंगे। जंक फूड अस्वास्थ्यकर होते हैं क्योंकि इनमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है, परंतु प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारी रेशे ये भी कम होते हैं। मिलेट को मोटा अनाज पोषक अनाज भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से की जा सकती है। तो गवर्नमेंट भी आजकल 2023 जो था वो हमारा मिलेट ईयर था, मिलेट को प्रमोट करती है। स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान पर उपभोक्ता तक तय की गई जो कुल दूरी है उसको हम खाद्य मील कहते हैं। तो खाद्य मील क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ है उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? खाद्य मील कहते हैं। हमें कभी भी भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें। आगे देखते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, यह हमारा चुंबक वाला चैप्टर है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़े में ही रहता है। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। तो ये सब भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि एकल उत्तरी ध्रुव क्या होता है, एकल दक्षिणी ध्रुव क्या होता है और ये क्यों अस्तित्व में नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई है। इस जो चुंबक चैप्टर है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से देख सकते हैं। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव उत्तर दक्षिण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जो समान ध्रुव हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और जो असमान ध्रुव हैं वो आकर्षित करते हैं। और चुंबकीय जो दिक्सूचक की सुई है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। आगे देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रकों को देशों द्वारा मापन के मानक मात्रकों के रूप में स्वीकार किया जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक एम होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। जब भी दूरी क्या होता है, किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है तब हम इस बिंदु को क्या कहते हैं? संदर्भ बिंदु कहते हैं। एक वस्तु को गतिमान तब कहा जाता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो जाए तो हम क्या कहेंगे? कि वो वस्तु गतिमान है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब हम उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं।
जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति को हम दोलनी गति कहते हैं। तो ये सारी गति हमने पहले भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई है, इसलिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपके लिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आप अच्छे से रिवीजन कर सको। अगला चैप्टर है हमारा, वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्री से बनाई जाती हैं और कोई वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न जो सामग्रियां हैं उनके संयोजन से बनती है। जैसे हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। सामग्रियों को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। जो भी सामग्री है उसको समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। सामग्रियों में क्या होते हैं? विभिन्न गुण होते हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। किस सामग्री में क्या गुण है वही गुण उसके उपयोग को निर्धारित करेगा। सामग्रियों को उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर समूहबद्ध या वर्गीकृत किया जाता है। सामग्रियां उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में बांटी जा सकती हैं, जैसे धुती में चमकदार सामग्री, धुतीहीन, चमकहीन, और कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर हम बांटते हैं, जैसे कठोर या नरम। आगे देखते हैं, सामग्रियों को पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी के रूप में भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके आर पार कितना स्पष्टता से देख सकते हैं। कुछ सामग्रियां जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य अघुलनशील होती हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा गया जो स्थान है उसका आयतन होता है। द्रव्य द्वारा जो घेरा गया स्थान है उसका क्या होता है? आयतन होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का मापन है। अब द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में विद्यमान जो द्रव्य होता है उसी की मात्रा का मापन द्रव्यमान कहलाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक देखा। अब हम आगे देखते हैं और चैप्टर रहेगा ताप एवं उसका मापन। इसके बाद हम आगे के पार्ट में देखेंगे, किसी वस्तु का ताप बताता है कि वह वस्तु कितनी गर्म और ठंडी है। सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले 3 ताप मापक्रम होते हैं। पहला सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। इन मापक्रमों में ताप के मात्रक हैं डिग्री सेल्सियस जिसे डिग्री सी से दर्शाया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट जिसे डिग्री एफ से दर्शाया जाता है, और केल्विन जिसे के से डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे जो फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन हैं, ये जो हमारे मापन हैं, ताप को मापने के जो हमारे मात्रक हैं, इनको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप लोग चैप्टर जो है पूरा ताप एवं उसका मापन ज़रूर देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। स्वस्थ वयस्क मानव का सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रयोगशाला ताप मापियों का ताप परिसर मापन सीमा प्रायः -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ये क्वेश्चन तो सीटेट में कई बार पूछा गया है कि प्रयोगशाला के ताप मापी की ताप परिसर क्या होता है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है वो फिनिश होता है। तो क्लास 6 एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है ये फिनिश होता है और आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, जिस जो लिंक होगा वो आपको जो टेलीग्राम लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा, इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।